दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। मेरे जंगली लोग आपके स्टील का बेहतरीन उपयोग करेंगे मेरे प्रभु, टायरियन ने उत्तर दिया। जब उसने लेफोर्ड से कहा था कि उसे 300 आदमियों को लैस करने के लिए हथियारों और कवच की जरूरत है, जिन्हें उल्फ ने तलहटी से नीचे लाया था, तो आप सोच सकते थे कि उसने उस आदमी से अपनी कुंवारी बेटियों को उनकी मर्जी के मुताबिक सौंपने के लिए कहा था। लॉर्ड लेफोर्ड ने भौहें सिकोड़ी। मैंने आज उस बड़े बालों वाले को देखा जिसने जोर देकर कहा था कि उसके पास 2 युद्ध कुल्हाड़ियां होनी चाहिए, भारी काले स्टील की, जिसमें 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड हों। शग्गा को दोनों हाथों से मारना पसंद है, टायरियन ने कहा, जब उसके सामने भाप से भरे सुअर के मांस का एक ट्रेंचर रखा गया था। उसके पास अभी भी उसकी पीठ पर लकड़ी की कुल्हाड़ी बंधी हुई थी। शग्गा का मानना है कि 3 कुल्हाड़ी 2 से भी बेहतर है। टायरियन ने नमक के बर्तन में एक अंगूठा और तर्जनी डाली और अपने मांस पर एक चुटकी नमक छिड़का। सर केवन आगे झुके। हमारे मन में एक विचार आया था कि जब हम युद्ध के लिए आएंगे तो हम आपको और आपके जंगली लोगों को अग्रिम पंक्ति में रखेंगे। सर केवन के मन में शायद ही कभी ऐसा विचार आया हो जो लॉर्ड टाइविन के मन में पहले न आया हो। टायरियन ने अपने खंजर की नोक पर मांस का एक टुकड़ा चुभाया था और उसे अपने मुंह में ले आया था। अब उसने उसे नीचे कर दिया। अग्रणी पंक्ति, उसने संदेह से दोहराया। या तो उसके स्वामी पिता के मन में टायरियन की क्षमताओं के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया था, या उसने हमेशा के लिए अपने शर्मनाक पद से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया था। टायरियन को वह उदास भावना थी जिसे वह जानता था। वे काफी क्रूर लगते हैं, सर केवन ने कहा। क्रूर? टायरियन को एहसास हुआ कि वह एक प्रशिक्षित पक्षी की तरह अपने चाचा की बात दोहरा रहा था। उसके पिता उसे देख रहे थे, उसका मूल्यांकन कर रहे थे, हर शब्द को तौल रहे थे, सताम रहे थे। मैं आपको बता दूं कि वे कितने क्रूर हैं। कल रात एक मून ब्रदर ने सॉसेज के लिए स्टोन क्रो को चाकू मार दिया। इसलिए आज जब हम कैंप 3 में पहुंचे तो स्टोन क्रो ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसके लिए उसका गला खोल दिया। शायद वे हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सॉसेज वापस पाने की उम्मीद कर रहे थे, मैं नहीं कह सकता। ब्रॉन ने शग्गा को मृत व्यक्ति का मुर्गा काटने से रोक दिया, जो सौभाग्य की बात थी, लेकिन फिर भी उल्फ खून के पैसे की मांग कर रहा है, जिसे कॉर्न और शग्गा ने देने से मना कर दिया। जब सैनिकों में अनुशासन की कमी होती है तो दोष उनके लॉर्ड कमांडर का होता है, उनके पिता ने कहा। उनके भाई जैमी हमेशा लोगों को उत्सुकता से उनका अनुसरण करने और जरूरत पड़ने पर उनके लिए मरने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे। टायरियन में वह गुण नहीं था। उसने सोने से वफादारी खरीदी और अपने नाम से आज्ञाकारिता को मजबूर किया। एक बड़ा आदमी उनमें डर पैदा करने में सक्षम होगा, क्या आप यही कह रहे हैं मेरे प्रभु? लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर अपने भाई की ओर मुड़े। अगर मेरे बेटे के लोग उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो शायद मोहरा उसके लिए जगह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह पीछे की ओर अधिक आरामदायक होगा, हमारी सामान गाड़ी की रखवाली करते हुए। मुझ पर कोई दया न करें पिताजी, उसने गुस्से में कहा। यदि आपके पास मुझे देने के लिए कोई और आदेश नहीं है तो मैं आपका नेतृत्व करूंगा। लॉर्ड टाइविन ने अपने बौने बेटे का अध्ययन किया। मैंने आदेश के बारे में कुछ नहीं कहा, आप सर ग्रेगर के अधीन काम करेंगे। टायरियन ने सुअर का मांस का एक टुकड़ा लिया, एक पल चबाया और गुस्से में उसे थूक दिया। मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार भूख नहीं है, उसने बेंच से अजीब तरह से चढ़ते हुए कहा। कृपया मुझे क्षमा करें मेरे प्रभु। लॉर्ड टाइविन ने अपना सिर झुकाया, उसे खारिज कर दिया। टायरियन मुड़ा और चला गया। जब वह पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो वह अपनी पीठ पर उनकी आंखों के प्रति सचेत था। उसके पीछे से हंसी का एक बड़ा झोंका आया। आदमियों, घोड़ों और पेड़ों के बीच में खो जाना आसान था और टायरियन ने ऐसा ही किया। उसने 1 दर्जन से ज्यादा शानदार मंडप और 100 से ज्यादा रसोई की आग को पार किया। जुगनू भटकते हुए तारों की तरह तंबुओं के बीच बह रहे थे। उसने लहसुन के सॉसेज की खुशबू को महसूस किया, जो मसालेदार और स्वादिष्ट था, इतना लुभावना कि उसके खाली पेट में गुर्राहट होने लगी। दूर उसने कुछ अश्लील गीत गाते हुए आवाजें सुनी।
एक खिलखिलाती हुई महिला उसके पास से भागी, एक काले लबादे के नीचे नग्न, उसका नशे में धुत पीछा करने वाला पेड़ की जड़ों से लड़खड़ा रहा था। आगे दो भालाधारी एक छोटी सी धारा के पार एक दूसरे का सामना कर रहे थे, लुप्त होती रोशनी में अपने वार और पैरी का अभ्यास कर रहे थे। उनकी छाती नंगी और पसीने से भीगी हुई थी। किसी ने उसकी ओर नहीं देखा, किसी ने उससे बात नहीं की, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह लैनिस्टर हाउस के शपथबद्ध पुरुषों से घिरा हुआ था, 20,000 की एक विशाल सेना, और फिर भी वह बेराह अकेला ही था। जब उसने शग्गा की हंसी की गहरी गड़गड़ाहट अंधेरे में गूंजती सुनी, तो वह रात के अपने छोटे से कोने में स्टोन क्रोज के पास गया। कॉन्सन ऑफ कोरट ने एक टैंकर्ड एले लहराया। विशाल लाल शव को एक धधकती आग पर लटकाया गया था, जिसे एक छोटे पेड़ के आकार के एक कटार पर रखा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक छोटा पेड़ था। 2 स्टोन क्रो द्वारा मांस को पलटने पर रक्त और तेल की बूंदें आग की लपटों में गिर रही थीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब बैल पक जाए तो मुझे बुला लेना। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध से पहले भी हो सकता है। वह आगे बढ़ गया। प्रत्येक कबीले के पास अपनी खुद की कुक फायर थी। ब्लैक ईयर्स स्टोन क्रो के साथ नहीं खाते थे, स्टोन क्रो मून ब्रदर्स के साथ नहीं खाते थे, और कोई भी बर्न्ड मैन के साथ नहीं खाता था। लॉर्ड लेफोर्ड के स्टोर से उसने जो मामूली सा तंबू बनाया था, उसे 4 आग के बीच में खड़ा किया गया था। टायरियन ने ब्रॉन को नए नौकरों के साथ शराब की बोतल साझा करते हुए पाया। लॉर्ड टाइवन ने उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक ग्रूम और ऑन पेपर एक बॉडी सर्वेंट भेजा था, और यहां तक कि उसने एक स्क्वायर को भी रखने पर जोर दिया था। वे एक छोटी सी कुक फायर के अंगारों के चारों ओर बैठे थे। उनके साथ एक लड़की थी, दुबली पतली, काले बालों वाली, देखने में 18 से ज्यादा की नहीं। टायरियन ने एक पल के लिए उसके चेहरे का अध्ययन किया, इससे पहले कि उसे राख में मछली की हड्डियां दिखीं। तुमने क्या खाया? ट्राउट महाशय, उसके ग्रूम ने कहा। ब्रॉन ने उन्हें पकड़ा। ट्राउट, उसने सोचा, दूध पीता हुआ सुअर। धिक्कार है मेरे पिता पर। उसने हड्डियों को उदास होकर देखा। उसका पेट गड़गड़ा रहा था। उसका अनुचर, एक लड़का जिसका दुर्भाग्यपूर्ण नाम पॉड्रिक पेन था, उसने जो कुछ भी कहने वाला था उसे निगल लिया। वह लड़का राजा के मुखिया सर एलन पेन का दूर का चचेरा भाई था, और लगभग उतना ही शांत। हालांकि जीभ की कमी के कारण नहीं, टायरियन ने उसे एक बार बस यकीन करने के लिए इसे बाहर निकालने के लिए कहा था। निश्चित रूप से जीभ, उसने कहा था। किसी दिन आपको इसका उपयोग करना सीखना होगा। इस समय उसके पास उस लड़के से कुछ विचार निकालने की कोशिश करने का धैर्य नहीं था, जिसके बारे में उसे संदेह था कि उसके साथ क्रूर मजाक किया गया था। टायरियन ने अपना ध्यान वापस लड़की की ओर लगाया। क्या यह वह है? उसने ब्रॉन से पूछा। वह शालीनता से उठी और 5 फीट या उससे ज्यादा की ऊंचाई से तोपासमा से उसे नीचे देखा। यह है महाशय, और वह खुद के लिए बोल सकती है, अगर आपको यह अच्छा लगे। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। मैं हाउस लैनिस्टर का टायरियन हूं। लोग मुझे शैतान कहते हैं। मेरी मां ने मेरा नाम शय रखा है। लोग मुझे अक्सर बुलाते हैं। ब्रॉन हंसा और टायरियन को मुस्कुराना पड़ा। टेंट में शे, अगर तुम इतनी दयालु हो। उसने फ्लैप उठाया और उसे उसके लिए पकड़ लिया। अंदर वह मोमबत्ती जलाने के लिए घुटनों के बल बैठा। एक सैनिक का जीवन कुछ निश्चित लाभों के बिना नहीं होता। जहां कहीं भी आपका शिविर होता है, वहां आपके पास शिविर के अनुयायी अवश्य होते हैं। दिन के मार्च के अंत में टायरियन ने ब्रॉन को उसके लिए एक संभावित वेश्या खोजने के लिए वापस भेजा था। मैं एक ऐसी वेश्या को पसंद करूंगा जो यथोचित रूप से युवा हो, जिसका चेहरा जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर हो, उसने कहा था। अगर उसने इस साल कभी नहाया है तो मुझे खुशी होगी। अगर उसने नहीं किया है तो उसे नहलाओ। सुनिश्चित करें कि आप उसे बताएं कि मैं कौन हूं, और उसे चेतावनी दें कि मैं क्या हूं। जैक ने हमेशा ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई थी। लड़कियों की आंखों में कभी कभी एक नजर आती थी जब वे पहली बार उस प्रभु को देखती थीं, जिसे खुश करने के लिए उन्हें काम पर रखा गया था।
एक ऐसी नजर जिसे टायरियन लैनिस्टर ने फिर कभी देखने की परवाह नहीं की। उसने मोमबत्ती उठाई और उसे देखा। ब्रॉन ने काफी अच्छा किया था। वह हिरण जैसी आंखों वाली और पतली थी, छोटे दृढ़ स्तनों वाली, और एक मुस्कान जो बारी बारी से शर्मीली, अहंकारी और दुष्ट थी। उसे यह पसंद आया। क्या मैं अपना गाउन उतार दूं, महाशय? समय पास आए महाशय, उसने पूछा। समय आने पर क्या तुम एक युवती हो शे? अगर तुम खुश हो महाशय, उसने विनम्रता से कहा। मुझे जो खुशी होगी वो तुम्हारी सच्चाई होगी लड़की। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें दोगुना खर्च करना पड़ेगा। टायरियन ने फैसला किया कि वे दोनों शानदार तरीके से साथ रहेंगे। मैं एक लैनिस्टर हूं, मेरे पास बहुत सारा सोना है और तुम मुझे उधार पाओगे, लेकिन मैं तुमसे उससे ज्यादा चाहूंगा जो तुम्हारे पैरों के बीच है। हालांकि मैं उसे भी चाहूंगा। तुम मेरे टेंट में रहोगी, मेरी शराब डालोगी, मेरे मजाक पर हंसोगी, हर दिन की सवारी के बाद मेरे पैरों के दर्द को सहलाओगी, और चाहे मैं तुम्हें एक दिन रखूं या एक साल, जब तक हम साथ हैं तो अपने बिस्तर पर किसी और आदमी को नहीं ले जाओगी। ठीक है। वह अपने पतले खुरदरे गाउन के किनारे तक पहुंची और उसे एक सहज गति से अपने सिर के ऊपर खींच लिया। उसे एक तरफ फेंक दिया। नीचे शे के अलावा कुछ नहीं था। अगर वह मोमबत्ती नहीं बुझाता आता तो महामहिम उसकी उंगलियां जला देंगे। टायरियन ने मोमबत्ती नीचे रख दी, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। वह उसे चूमने के लिए झुकी। उसके मुंह में शहद और लौंग का स्वाद था और उसकी उंगलियां उसके कपड़ों के बंधन को ढूंढने में निपुण और अभ्यस्त थीं। जब वह उसके अंदर गया तो उसने फुसफुसाते हुए प्यार भरे शब्दों और खुशी की छोटी कांपती हुई सांसों के साथ उसका स्वागत किया। टायरियन को संदेह था कि उसकी खुशी दिखावा थी, लेकिन उसने इसे इतनी अच्छी तरह से किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी सच्चाई की उसे लालसा नहीं थी, उसे उसकी जरूरत थी। टायरियन को बाद में एहसास हुआ जब वह चुपचाप उसकी बाहों में लेटी थी। वह या उसके जैसा कोई। उसे किसी महिला के साथ लेटे हुए लगभग 1 साल हो गया था, जब से वह अपने भाई और राजा रॉबर्ट के साथ विंटरफेल के लिए निकला था। वह कल या परसों मर सकता था, और अगर वह मर भी गया तो वह अपने प्रभु पिता लिसा एरिन या लेडी कैटलिन स्टार्क के बजाय शे के बारे में सोचते हुए अपनी कब्र में जल्दी जाएगा। वह अपने बगल में लेटे हुए अपने हाथ पर उसके स्तनों की कोमलता को महसूस कर सकता था। यह एक अच्छा एहसास था। उसके सिर में एक गाना भर गया। धीरे से चुपचाप उसने सीटी बजाना शुरू कर दिया। वह क्या है महाशय? शे ने उसके खिलाफ बड़बड़ाया। कुछ नहीं, उसने उससे कहा। एक गाना जो मैंने एक लड़के के रूप में सीखा था, बस इतना ही। सो जाओ स्वीटलिंग। जब उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं, तो टायरियन उसके नीचे से धीरे से बाहर निकल आया ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। नंगा वह रेंगता हुआ बाहर आया, अपने अनुचर के ऊपर से कदम रखा और पानी बनाने के लिए अपने तंबू के पीछे चला गया। ब्रॉन एक शाहबलूत के पेड़ के नीचे क्रॉस लेग्ड बैठा था, जहां उन्होंने घोड़ों को बांधा था। वह अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा था, पूरी तरह से जाग रहा था। भाड़े का सिपाही दूसरे आदमियों की तरह सोता हुआ नहीं लग रहा था। तुमने उसे कहां पाया? टायरियन ने पेशाब करते हुए उससे पूछा। मैंने उसे एक शूरवीर से लिया था। वह आदमी उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन तुम्हारे नाम ने उसकी सोच को कुछ हद तक बदल दिया। वह और उसके गले पर मेरा डर्क। शानदार, टायरियन ने आखिरी बूंदें हिलाते हुए सूखा कहा। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मुझे एक वेश्या ढूंढो, मुझे दुश्मन मत बनाओ। सुंदर लोगों ने सभी का दावा किया था। ब्रॉन ने कहा, अगर तुम एक दांतहीन नीरस लड़की पसंद करोगी तो मैं उसे वापस लेने में प्रसन्न होऊंगा। टायरियन लंगड़ाता हुआ उसके पास गया जहां वह बैठा था। मेरे प्रभु पिता इसे धृष्टता कहेंगे और तुम्हें धृष्टता के लिए खदानों में भेज देंगे। मेरे लिए अच्छा है कि तुम अपने पिता नहीं हो, ब्रॉन ने उत्तर दिया। मैंने एक को देखा जिसके नाक पर फोड़े थे। क्या तुम उसे पसंद करोगे? क्या? और तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा, टायरियन ने जवाब दिया। मैं शे को रखूंगा। क्या तुमने संयोग से उस शूरवीर का नाम नोट किया जिससे तुमने उसे लिया था? मैं नहीं चाहता कि वह युद्ध में मेरे साथ रहे। ब्रॉन उठा, बिल्ली की तरह फुर्तीला और बिल्ली की तरह शालीन,
अपने हाथ में तलवार घुमाते हुए। युद्ध में तुम मुझे अपने साथ रखोगे बौना? टायरियन ने सिर हिलाया। रात की हवा उसकी नंगी त्वचा पर गर्म थी। देखो, मैं इस युद्ध में बच जाऊं और तुम अपना इनाम बता सकते हो। ब्रॉन ने अपने दाहिने हाथ से लंबी तलवार को अपने बाएं हाथ में फेंका और काटने की कोशिश की। तुम जैसे लोगों को कौन मारना चाहेगा? मेरे प्रभु पिता, एक के लिए उन्होंने मुझे आगे रखा है। मैं भी यही करूंगा। एक छोटा आदमी जिसके पास एक बड़ी ढाल है, तुम तीरंदाजों को परेशान कर दोगे। मुझे लगता है कि तुम अजीब तरह से खुश हो रहे हो, टायरियन ने कहा। मैं पागल हो गया हूं। ब्रॉन ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। इसमें कोई शक नहीं है। जब टायरियन अपने तंबू में लौटा तो शे अपनी कोहनी पर लुढ़क गई और नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं जाग गई और महाशय समय पर चले गए। महाशय अब वापस आ गए हैं। वह उसके बगल में सरक गया। उसका हाथ उसके छोटे पैरों के बीच गया और उसे कठोर पाया। हाँ, वह है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसे सहलाते हुए। उसने उससे उस आदमी के बारे में पूछा जिससे ब्रॉन ने उसे छीन लिया था, और उसने एक तुच्छ प्रभु के छोटे अनुचर का नाम बताया। आपको उसके जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है महाशय, लड़की ने कहा। उसकी उंगलियां उसके लिंग पर व्यस्त थीं। वह एक छोटा आदमी है। और मैं क्या हूं? प्रार्थना करें, टायरियन ने उससे पूछा। एक विशालकाय? ओह हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा विशालकाय लैनिस्टर। फिर वह उस पर सवार हो गई और कुछ समय के लिए उसने उसे लगभग यकीन दिला दिया। टायरियन मुस्कुराते हुए सो गया और अंधेरे में तुरही की ध्वनि से जाग उठा। शे उसे कंधे से पकड़कर हिला रही थी। महाराज, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उठो महाराज, मैं डर गई हूं। वह घबराया हुआ उठ बैठा और कंबल को पीछे फेंक दिया। रात भर सींग बजते रहे, जंगली और तीव्र, एक ऐसी पुकार जो कहती थी, जल्दी 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 जल्दी। उसने चिल्लाहटें सुनी, भालों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की घरघराहट। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे लड़ाई के बारे में बताता हो। मेरे प्रभु पिता की तुरही, उसने कहा। युद्ध सभा। मुझे लगा कि स्टार्क अभी एक दिन की दूरी पर है। शे ने अपना सिर हिलाया, खोया हुआ। उसकी आंखें चौड़ी और सफेद थीं। कराहते हुए टायरियन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने साथी को पुकारते हुए बाहर की ओर धक्का दिया। पीली धुंध की लपटें रात में बह रही थीं। नदी से लंबी सफेद उंगलियां। पुरुष और घोड़े भोर की ठंड में भटक रहे थे। काठी कसी जा रही थी, गाड़ियां भरी जा रही थीं, आग बुझाई जा रही थी। तुरही फिर से बज उठी, जल्दी करो जल्दी करो। शूरवीरों ने सूंघते हुए घोड़ों पर छलांग लगाई, जबकि सशस्त्र सैनिक अपनी तलवार की बेल्ट बांधकर भाग रहे थे। जब उसने पॉड को पाया तो लड़का धीरे से खर्राटे ले रहा था। क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? टायरियन ने उससे पूछा। स्टार्क लड़के ने हम पर एक मार्च चुराया, ब्रॉन ने कहा। वह रात में किंग्स रोड से नीचे चला गया और अब उसका मेजबान यहां से 1 मील से भी कम उत्तर में युद्ध की रूपरेखा तैयार कर रहा है। जल्दी करो, तुरही ने पुकारा। जल्दी करो जल्दी करो। देखो कि कबीले के लोग सवारी के लिए तैयार हैं। टायरियन अपने तंबू के अंदर वापस चला गया। मेरे कपड़े कहां हैं? उसने शे पर चिल्लाया। वहां नहीं, चमड़ा, लानत है। हाँ, मेरे जूते लाओ। जब तक वह तैयार हुआ, उसके अनुचर ने उसका कवच बिछा दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह था। टायरियन के पास भारी प्लेट का एक बढ़िया सूट था, जिसे उसके विकृत शरीर पर फिट करने के लिए कुशलता से तैयार किया गया था। अफसोस, यह कैस्टरली रॉक में सुरक्षित था और वह नहीं था। उसे लॉर्ड लेफोर्ड की गाड़ियों से इकट्ठा किए गए अजीब-ओ-गरीब सामानों से काम चलाना पड़ा। मेलहाउब्रक और कोएफ, एक मृत शूरवीर का गोरगेट, लॉबस्टर ग्रीव्स और गॉन्टलेट्स और नुकीले स्टील के जूते। इनमें से कुछ अलंकृत थे, कुछ सादे। इसका एक भी हिस्सा मेल नहीं खाता था, या जैसा होना चाहिए वैसा फिट नहीं था। उसका ब्रेस्ट प्लेट एक बड़े आदमी के लिए था। उसके बड़े सिर के लिए उन्हें एक विशाल बाल्टी के आकार का ग्रेट हेल्म मिला, जिसके ऊपर 1 फुट लंबा त्रिकोणीय स्पाइक लगा था। शे ने बकल और क्लैप्स के साथ पॉड की मदद की। अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए रोना, टायरियन ने वेश्या से कहा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम मर चुकी हो। मुझे पता चल जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें पता चल जाएगा।
शे ने ग्रेट हेल्म को उसके सिर के ऊपर से नीचे उतारा और पॉड ने उसे अपने गोरगेट से बांध दिया। टायरियन ने अपनी बेल्ट बांधी जो शॉर्ट स्वॉर्ड और डर्क के वजन से भारी थी। तब तक उसका ग्रूम अपना घोड़ा लेकर आ चुका था, जो एक दुर्जेय भूरे रंग का घोड़ा था और उसके कवच भी उतने ही भारी थे वे जितने की वह था। उसे चढ़ने के लिए मदद की जरूरत थी। उसे लगा जैसे उसका वजन 1000 पत्थर है। पॉड ने उसे अपनी ढाल थमा दी, जो लोहे की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था जिस पर स्टील की पट्टियां लगी हुई थी। अंत में उन्होंने उसे उसका युद्ध कुल्हाड़ी दिया। शे ने पीछे हटकर उसे देखा। महाराज डरावने लग रहे हैं। महाराज बेमेल कवच में एक बौने लग रहे हैं। टायरियन ने कड़वाहट से जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी दयालुता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। पॉड्रिक, अगर लड़ाई हमारे खिलाफ जाती है तो महिला को सुरक्षित घर पहुंचाएं। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसे सलाम किया, अपने घोड़े को घुमाया और भाग गया। उसका पेट एक सख्त गांठ बन गया था, इतना कड़ा कि उसे दर्द हो रहा था। पीछे से उसके नौकरों ने जल्दी जल्दी उसके तंबू पर वार करना शुरू कर दिया। सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर फूटने के साथ ही पीली लाल उंगलियां पूर्व की ओर फैल गईं। पश्चिमी आकाश गहरे बैंगनी रंग का था, जिसमें तारे बिखरे हुए थे। टायरियन को आश्चर्य हुआ कि क्या यह आखिरी सूर्योदय था जिसे वह कभी देखेगा, और क्या आश्चर्य करना कायरता का प्रतीक था। क्या उसके भाई जैमे ने कभी युद्ध से पहले मृत्यु के बारे में सोचा था? दूर से एक युद्ध का सींग बज रहा था, एक गहरा शोकपूर्ण स्वर जिसने आत्मा को ठंडा कर दिया। कबीले के लोग अपने दुबले पतले पहाड़ी घोड़ों पर चढ़ गए, गालियां और भद्दे चुटकुले सुनाते हुए। कई नशे में लग रहे थे। उगता हुआ सूरज कोहरे के बहते हुए तनों को जला रहा था, जबकि टायरियन उन्हें ले जा रहा था। घोड़ों ने जो घास छोड़ी थी वह ओस से भरी हुई थी, जैसे कि किसी गुजरते हुए देवता ने धरती पर हीरे का एक थैला बिखेर दिया हो। पहाड़ के लोग उसके पीछे पड़ गए। प्रत्येक कबीला अपने नेताओं के पीछे खड़ा हो गया। भोर की रोशनी में लॉर्ड टाइवन लैनिस्टर की सेना एक लोहे के गुलाब की तरह खुल गई, जिसमें कांटे चमक रहे थे। उनके चाचा केंद्र का नेतृत्व करेंगे। सर केवन ने अपने झंडे को किंग्स रोड से ऊपर उठा दिया था। अपनी बेल्ट से लटके हुए तरकश पैदल तीरंदाजों ने सड़क के पूर्व और पश्चिम में 3 लंबी पंक्तियों में खुद को खड़ा किया और शांति से अपने धनुषों को बांधे हुए खड़े थे। उनके बीच भालेबाजों ने चौकोर चौक बनाए। पीछे भाले, तलवार और कुल्हाड़ी के साथ सशस्त्र सैनिकों की कतारें थीं। 300 भारी घोड़ों ने सर केवन और लॉर्ड्स बैनरमैन, लेफोर्ड, लिडेन और सेरेट को उनके सभी शपथ ग्रहण करने वाले अनुचरों के साथ घेर लिया। दाहिना विंग पूरी तरह से घुड़सवार सेना थी, लगभग 4000 लोग, अपने कवच के वजन से भारी। 3/4 से अधिक शूरवीर वहां थे, एक बड़ी स्टील की मुट्ठी की तरह एक साथ इकट्ठे हुए। सर एडम मारब्रांड के पास कमान थी। टायरियन ने अपने ध्वज को अपने ध्वजवाहक द्वारा हिलाए जाने पर फहराते हुए देखा। एक जलता हुआ पेड़, नारंगी और धुआं। उसके पीछे सर फ्लेमेंट का बैंगनी गेंडा, क्रैकहॉल का धारीदार सुअर, स्विफ्ट का बेंटम मुर्गा और बहुत कुछ उड़ रहा था। उनके स्वामी पिता ने उस पहाड़ी पर अपना स्थान ग्रहण किया जहां वे सोए थे। उनके चारों ओर रिजर्व इकट्ठा हुआ। एक विशाल सेना, आधी घुड़सवार और आधी पैदल, 5000 की ताकत। लॉर्ड टाइवन ने लगभग हमेशा रिजर्व की कमान संभाली। वे ऊंची जमीन पर रहते और अपने नीचे युद्ध को देखते। अपनी सेना को तब और जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती वहां भेजते। दूर से भी उनके स्वामी पिता शानदार दिखते थे। टाइवन लैनिस्टर के युद्ध कवच ने उनके बेटे जैमी के सोने के सूट को शर्मसार कर दिया। उनका ग्रेट क्लोक सोने के कपड़े की अनगिनत परतों से सिल दिया गया था, इतना भारी कि जब वे हमला करते थे तब भी यह मुश्किल से हिलता था, इतना बड़ा कि जब वे काठी लेते थे तो इसकी चादर उनके घोड़े के पिछले हिस्से को ढक लेती थी। कोई भी साधारण क्लैस्प इतने वजन के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए ग्रेट क्लोक को उनके कंधों पर बैठी छोटी शेरनियों की जोड़ी ने अपनी जगह पर रखा, मानो उछलने के लिए तैयार हो। उनका साथी, एक शानदार अय्याल वाला नर, लॉर्ड टाइवन के ग्रेट हेल्म के ऊपर लेटा हुआ था। एक पंजा हवा में लहराते हुए दहाड़ रहा था। तीनों शेर सोने से बने थे
और उनकी आंखें माणिक जैसी थीं। उसका कवच भारी स्टील की प्लेट थी जो गहरे लाल रंग में रंगी हुई थी। उसके कवच और दस्ताने अलंकृत सोने के स्क्रॉल वर्क से जड़े हुए थे। उसके रॉन्डल्स सुनहरे सनबर्स्ट थे। उसके सभी बंधन सोने के थे और लाल स्टील को इतनी चमक के साथ चमकाया गया था कि यह उगते सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रहा था। अब टायरियन दुश्मनों के ड्रमों की गड़गड़ाहट सुन सकता था। उसे रॉब स्टार्क की याद आ गई, जैसा कि उसने आखिरी बार उसे देखा था, विंटरफेल के ग्रेट हॉल में अपने पिता की ऊंची सीट पर, उसके हाथों में एक नंगी और चमकती हुई तलवार। उसे याद आया कि कैसे डायर वुल्फ छाया से निकलकर उस पर आए थे और अचानक वह उन्हें फिर से देख सकता था, गुर्राते और काटते हुए, उसके चेहरे पर दांत दिखाते हुए। क्या लड़का अपने भेड़ियों को उसके साथ युद्ध में लाएगा? इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। उत्तरी लोग अपनी लंबी नींद रहित यात्रा के बाद थक गए होंगे। टायरियन को आश्चर्य हुआ कि लड़का क्या सोच रहा था। क्या उसने उन्हें सोते समय अचानक से मारने के बारे में सोचा था? इसकी बहुत कम संभावना है। उसके बारे में और कुछ भी कहा जाए, टाइवन लैनिस्टर कोई मूर्ख नहीं था। वैन बाईं ओर जमा हो रही थी। उसने सबसे पहले स्टैंडर्ड देखा। पीले मैदान पर 3 काले कुत्ते। सर ग्रेगर उसके नीचे बैठे थे। टायरियन ने अब तक देखा सबसे बड़ा घोड़ा। ब्रॉन ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराया। हमेशा युद्ध में बड़े आदमी का पीछा करो। टायरियन ने उसे एक कठोर नजर से देखा। और ऐसा क्यों है? वे बहुत शानदार लक्ष्य बनाते हैं। वह मैदान पर हर धनुर्धारी की आंखों को आकर्षित करेगा। हंसते हुए टायरियन ने माउंटेन को नई आंखों से देखा। मैं कबूल करता हूं, मैंने इस पर उस प्रकाश में विचार नहीं किया था। क्लेगन में कोई वैभव नहीं था। उसका कवच स्टील की प्लेट था, सुस्त ग्रे, कठिन उपयोग से दागदार, और न तो सिगिल दिखा रहा था और न ही आभूषण। वह अपने ब्लेड से लोगों को स्थिति में इंगित कर रहा था। एक 2 हाथ वाली महान तलवार जिसे सर ग्रेगर एक हाथ से लहराते थे, जैसे कोई छोटा आदमी खंजर लहराता है। कोई भी आदमी भागता है, मैं उसे खुद काट डालूंगा। जब उसने टायरियन को देखा तो वह दहाड़ रहा था। शैतान, बाईं ओर मुड़ो, नदी को पकड़ो, अगर तुम कर सकते हो। बाईं ओर का बायां भाग। अपनी दिशा बदलने के लिए स्टार्क्स को ऐसे घोड़ों की जरूरत होगी जो पानी पर दौड़ सकें। टायरियन अपने आदमियों को नदी के किनारे ले गया। देखो, उसने कुल्हाड़ी से इशारा करते हुए चिल्लाया। नदी। पानी की सतह पर अभी भी धुंध की एक हल्की चादर चिपकी हुई थी। नीचे से बह रही धुंधली हरी धारा। उथले पानी में कीचड़ था और नरकटों से भरा हुआ था। वह नदी हमारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी के करीब रहो, इसे कभी नजरअंदाज मत करो। किसी भी दुश्मन को हमारे और हमारी नदी के बीच मत आने दो। अगर वे हमारे पानी को गंदा करते हैं तो उनके मुर्गे काटकर मछलियों को खिला दो। शग्गा के दोनों हाथों में कुल्हाड़ी थी। उसने उन्हें आपस में टकराया और उन्हें बजने दिया। हाफमैन, उसने चिल्लाया। दूसरे स्टोन क्रोज ने भी चिल्लाया और ब्लैक ईयर्स और मून ब्रदर्स ने भी। जले हुए लोगों ने चिल्लाया नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तलवारें और भाले खड़खड़ाए। हाफमैन, हाफमैन, हाफमैन। टायरियन ने मैदान को देखने के लिए अपनी गाड़ी को गोल घुमाया। यहां जमीन ऊबड़ खाबड़ और असमान थी। नदी के पास नरम और कीचड़दार, किंग्स रोड की ओर एक हल्की ढलान में ऊपर उठती हुई, उसके आगे पूर्व की ओर पथरीली और टूटी हुई। पहाड़ियों पर कुछ पेड़ दिखाई दिए, लेकिन ज्यादातर जमीन को साफ करके उस पर पौधे लगाए जा चुके थे। उसका दिल ड्रम की आवाज के साथ सीने में धड़क रहा था और चमड़े और स्टील की परतों के नीचे उसका माथा पसीने से ठंडा था। उसने सर ग्रेगर को देखा जब माउंटेन लाइन पर ऊपर नीचे दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था और इशारे कर रहा था। यह विंग भी पूरी तरह से घुड़सवार सेना थी, लेकिन जहां दाएं तरफ शूरवीरों और भारी लांसरों की एक मुट्ठी थी, वहीं मोहरा पश्चिम की सफाई करने वालों से बना था। चमड़े की जैकेट पहने घुड़सवार, तीरंदाज, अनुशासनहीन फरी राइडर्स और भालेबाजों का झुंड, दरांती और अपने पिता की जंग लगी तलवारों से लैस हल्के घोड़ों पर सवार खेत के हाथ, लैनी स्पोर्ट के स्टू से आधे प्रशिक्षित लड़के और टायरियन और उसके पहाड़ी कबीले के लोस डिकेस कबीले के लोग। क्रोफूड, ब्रॉन ने उसके बगल में बड़बड़ाते हुए
टायरियन द्वारा अनैस ये अनकही कही गई बातों को आवाज दी। वह केवल सिर हिला सकता था। क्या उसके स्वामी पिता ने अपनी इंद्रियों को छोड़ दिया था? कोई भाला नहीं, बहुत कम धनुर्धारी, मुट्ठी भर शूरवीर, निहत थे और बिना कवच के एक विचारहीन क्रूर व्यक्ति द्वारा कमान संभाली गई, जो अपने क्रोध के साथ नेतृत्व कर रहा था। उसके पिता को कैसे उम्मीद थी कि युद्ध की यह विडंबना उसके बाएं हाथ को पकड़ेगी? उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। ड्रम इतने पास थे कि उसकी धड़कन उसके अंदर तक घुस गई और उसके हाथ हिलने लगे। ब्रॉन ने अपनी लंबी तलवार खींची और अचानक दुश्मन उनके सामने था। पहाड़ियों की चोटियों पर उबलता हुआ, ढालों और भालों की दीवार के पीछे नाप तौलकर आगे बढ़ता हुआ। भगवान शापित हो, उन सभी को देखो, टायरियन ने सोचा। हालांकि वह जानता था कि उसके पिता के पास मैदान पर और भी सैनिक हैं। उनके कप्तान बख्तरबंद युद्ध के घोड़ों पर उनका नेतृत्व कर रहे थे। ध्वजवाहक अपने बैनर के साथ उनके साथ सवार थे। उसने हॉर्नवुड्स के बैलमूस, कारस्टार्क सनबर्स्ट, लॉर्ड सेरविन की युद्ध कुल्हाड़ी और ग्लोवर्स की मेल वाली मुट्ठी और फ्रे के जुड़वां टावरों, नीले और भूरे रंग के देखे। अपने पिता की इस निश्चितता के लिए कि लॉर्ड वॉल्डर खुद को नहीं हिलाएगा। हाउस स्टार्क का सफेद रंग हर जगह दिखाई दे रहा था। ग्रे डायर वुल्फ दौड़ते और छलांग लगाते दिख रहे थे, क्योंकि बैनर घूमते और ऊंचे कर्मचारियों से बहते थे। लड़का कहां है? टायरियन को आश्चर्य हुआ। एक युद्ध का सींग बजा। हारो! यह चिल्लाया। इसकी आवाज उत्तर से आ रही ठंडी हवा की तरह, लंबी और धीमी और सर्द थी। लैनिस्टर तुरही ने जवाब दिया, दा 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 दा। बेशर्म और विद्रोही। फिर भी यह टायरियन को लगा कि वे किसी तरह छोटे, अधिक चिंतित लग रहे थे। वह अपनी आंतों में फड़फड़ाहट महसूस कर सकता था, एक अजीब तरल भावना। उसे उम्मीद थी कि वह बीमार नहीं मरने वाला है। जैसे ही सींग बंद हो गए, एक फुफकार हवा में भर गई। उत्तरी लोग भाग निकले। जैसे ही वे आए, चिल्लाने लगे, लेकिन लैनिस्टर के तीर उन पर ओलों की तरह गिरे। सैकड़ों तीर, हजारों, और चिल्लाहट चीखों में बदल गई क्योंकि लोग लड़खड़ाकर गिर गए। तब तक एक दूसरी उड़ान हवा में थी और तीरंदाज अपने धनुष की डोरी में तीसरा तीर फिट कर रहे थे। तुरही फिर से बज उठी। दा 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 दा। सर ग्रेगर ने अपनी बड़ी तलवार लहराई और एक आदेश दिया, और 1000 अन्य आवाजें उस पर चिल्लाईं। घोड़े को रस्सा लगाया और शोरगुल में एक और आवाज जोड़ी और आगे बढ़ गया। नदी! उसने अपने कबीले के लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, याद रखो, नदी के किनारे चलो। जब वे सरपट दौड़े, तब भी वह आगे चल रहा था, जब तक कि चेला ने एक भयानक चीख नहीं निकाली और सरपट उसके आगे निकल गया और शग्गा चिल्लाते हुए उसके पीछे चला गया। कबीले के लोग उनके पीछे दौड़े और टायरियन को धूल चटा दी। दुश्मन के भालेबाजों का एक अर्धचंद्राकार समूह आगे बढ़ गया था। एक डबल हेजहॉग, जो स्टील से लदा हुआ था, क्रस्टार्क के सनबर्स्ट के साथ चिह्नित लंबी ओक की ढालों के पीछे इंतजार कर रहा था। ग्रेगर क्लेगन सबसे पहले उन तक पहुंचे। बख्तरबंद दिग्गजों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। आधे घोड़े आखिरी सेकंड में डर गए, भालों की कतार के सामने अपना हमला तोड़ दिया। बाकी घोड़े मर गए। तेज स्टील की नोकें उनकी छाती को चीरती हुई निकल गईं। टायरियन ने 1 दर्जन लोगों को गिरते देखा। माउंटेन का घोड़ा पीछे की ओर उठा, लोहे के खुरों से वार करते हुए, जैसे एक कांटेदार भाले ने उसकी गर्दन को चीर दिया। पागल होकर जानवर पंक्तियों में झपटा। भाले उस पर हर तरफ से फेंके गए, लेकिन ढाल की दीवार उसके वजन से टूट गई। उत्तरी लोग जानवर की मौत की पीड़ा से लड़खड़ाते हुए दूर चले गए। जैसे ही उसका घोड़ा गिरा, खून सूंघता हुआ और अपनी आखिरी लाल सांस के साथ काट रहा था, माउंटेन अछूता उठ खड़ा हुआ। अपने 2 हाथों वाले महान तलवार के साथ उसके चारों ओर लेट गया। शग्गा ढालों के बंद होने से पहले अंतराल से फट गया। उसके पीछे अन्य स्टोन कौवे थे। टायरियन चिल्लाया, जले हुए आदमी, चंद्र भाई, मेरे पीछे! लेकिन उनमें से ज्यादातर उसके आगे थे। वे कहां से आए थे वह नहीं बता सकता था,
लेकिन वे स्टार्क और लैनिस्टर दोनों पर एक जैसे गिरे, कवच उतारकर या मांस ढूंढकर। टायरियन ने अपनी ढाल उठाई और उसके नीचे छिप गया। हेजहोग टूट रहा था। उत्तरी लोग घुड़सवार हमले के प्रभाव से पीछे हट रहे थे। टायरियन ने देखा कि शग्गा ने एक भालाधारी को सीने में पूरा घुसा दिया। जब वह मूर्ख भागता हुआ आया, उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी कवच, चमड़े, मांसपेशियों और फेफड़ों को चीर रही थी। वह आदमी अपने पैरों पर मरा हुआ था। कुल्हाड़ी का सिर उसकी छाती में धंसा हुआ था। फिर भी शग्गा सवार होकर आगे बढ़ा। अपने बाएं हाथ के युद्ध कुल्हाड़ी से ढाल को 2 टुकड़ों में काट दिया, जबकि लाश उसके दाहिने तरफ हड्डियों के बिना उछल रही थी और लड़खड़ा रही थी। अंत में मरा हुआ आदमी फिसल गया। शग्गा ने दोनों कुल्हाड़ियों को एक साथ तोड़ दिया। एक हथियारबंद आदमी ने उसकी छाती पर वार किया और उसकी कुल्हाड़ी ने भाले को एक तरफ गिरा दिया। वह आदमी फिर से कोशिश करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन टायरियन ने अपने घोड़े को तेज किया और उसके ठीक ऊपर से निकल गया। ब्रॉन 3 दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन उसने अपने ऊपर आए पहले भाले का सिर काट दिया और अपने ब्लेड को दूसरे आदमी के चेहरे पर पीछे से वार करके मारा। एक फेंका हुआ भाला टायरियन की तरफ बाईं ओर से तेजी से आया और एक लकड़ी के टुकड़े के साथ उसकी ढाल में जा उड़ लगा। वह घूमा और फेंकने वाले के पीछे भागा, लेकिन उस आदमी ने अपने सिर के ऊपर अपनी ढाल उठाई। टायरियन ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, लकड़ी पर कुल्हाड़ी के वार बरसाए। ओक के टुकड़े उड़ रहे थे, जब तक कि उत्तरी आदमी के पैर फिसले और वह पांस देकर अपनी ढाल के साथ पीठ के बल गिर गया। वह टायरियन की कुल्हाड़ी की पहुंच से बाहर था और उसे उतारना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरे आदमी के पीछे सवार हो गया। उसे पीछे से एक व्यापक डाउनकट से मारा, जिससे उसकी बांह में झटका लगा। इससे उसे एक पल की राहत मिली। लगाम कसते हुए उसने नदी की तलाश की। वह वहां थी, दाईं ओर। किसी तरह वह घूम गया था। एक जला हुआ आदमी उसके घोड़े के खिलाफ झुका हुआ गुजरा। एक भाला उसके पेट में घुस गया था और उसकी पीठ के माध्यम से बाहर आ गया था। वह किसी भी मदद से बाहर था, लेकिन जब टायरियन ने देखा कि उत्तरी लोगों में से एक ने भागकर उसकी लगाम को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने हमला कर दिया। उसका शिकार तलवार हाथ में लिए हुए था। वह लंबा और दुबला पतला था, एक लंबी चेनमेल हाउबर्क और लॉबस्टर स्टील के गॉन्टलेट पहने हुए था, लेकिन उसने अपना हेलमेट खो दिया था और उसके माथे पर एक घाव से खून उसकी आंखों में बह रहा था। टायरियन ने उसके चेहरे पर एक वार करने का लक्ष्य रखा, लेकिन लंबे आदमी ने उसे एक तरफ पटक दिया। बॉय, बॉना, वह चिल्लाया, मरो। जब टायरियन उसके चारों ओर सवार होकर उसके सिर और कंधों पर वार कर रहा था, तो वह एक चक्र में घूम गया। स्टील पर स्टील बज रहा था और टायरियन को जल्द ही एहसास हो गया कि लंबा आदमी उससे ज्यादा तेज और मजबूत था। 7 नरकों में ब्रॉन कहां था? मरो, आदमी ने उसे बर्बरता से काटते हुए कहा। टायरियन ने मुश्किल से समय पर अपनी ढाल उठाई। ब्लेड ने एक भयानक खरोंचने वाली आवाज की जब उसने इसे स्टील पर वापस खींचा। लंबा आदमी मुस्कुराया जब तक कि टायरियन के डेस्ट्रियर ने सांप की तरह तेजी से काट लिया, जिससे उसका गाल हड्डी तक नंगा हो गया। फिर वह चिल्लाया। टायरियन ने अपनी कुल्हाड़ी उसके सिर में दबा दी। तुम मर जाओगे, उसने उससे कहा, और वह मर गया। जैसे ही उसने ब्लेड को मुक्त किया, उसने एक चिल्लाहट सुनी। एडार्ड, एक आवाज गूंजी। एडार्ड और विंटरफेल के लिए। शूरवीर उस पर गरजते हुए आया, उसके सिर के चारों ओर मॉर्निंग स्टार की नुकीली गेंद को घुमाते हुए। इससे पहले कि टायरियन ब्रॉन को पुकारने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उनके युद्ध के घोड़े आपस में टकरा गए। उसकी दाहिनी कोहनी दर्द से फट गई क्योंकि स्पाइक्स जोड़ के चारों ओर पतली धातु में घुस गए। उसकी कुल्हाड़ी चली गई उतनी ही तेजी से। उसने अपनी तलवार के लिए पंजे मारे, लेकिन मॉर्निंग स्टार फिर से चक्कर लगा रहा था। सा था, उसके चेहरे पर आ रहा था एक भयानक रंज, और वह गिर रहा था। उसे जमीन पर गिरने की याद नहीं थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसके ऊपर सिर्फ आसमान था। वह अपनी तरफ लुढ़क गया और अपने पैरों को खोजने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे झकझोर दिया और दुनिया कांप उठी। जिस शूरवीर ने उसे गिराया था, वह उसके ऊपर आ गया।
टायरियन द इम्प, उसने जोर से नीचे कहा। तुम मेरे हो, क्या तुम हार मानोगे लैनिस्टर? हाँ, टायरियन ने सोचा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गया। उसने कर्कश आवाज निकाली और अपने घुटनों पर पहुंचकर हथियार ढूंढने लगा। उसकी तलवार, कुछ भी। क्या तुम झुकोगे? शूरवीर अपने बख्तरबंद युद्ध के घोड़े पर ऊपर की ओर मंडरा रहा था। आदमी और घोड़ा दोनों ही बहुत बड़े लग रहे थे। नुकीली गेंद एक आलसी चक्र में घूम रही थी। टायरियन के हाथ सुन्न हो गए थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसकी म्यान खाली थी। झुक जाओ या मर जाओ, शूरवीर ने घोषणा की। उसकी तलवार तेजी से और तेजी से घूम रही थी। टायरियन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपना सिर घोड़े के पेट में घुसा दिया। जानवर ने एक भयानक चीख मारी और पीछे हट गया। उसने पीड़ा से बचने की कोशिश की। खून और आंत की बौछार टायरियन के चेहरे पर गिर गई और घोड़ा हिमस्खलन की तरह गिर गया। अगले ही पल उसने देखा, उसका छज्जा कीचड़ से भरा हुआ था और कुछ उसके पैर को कुचल रहा था। वह छूट गया। उसका गला इतना कस गया था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। झुक जाओ, वह धीरे से बोलने में कामयाब रहा। हाँ, एक आवाज कराह उठी, दर्द से भरी हुई। टायरियन ने अपने हेलमेट से कीचड़ को साफ किया ताकि वह फिर से देख सके। घोड़ा उससे दूर अपने सवार पर गिर गया था। शूरवीर का पैर फंस गया था। जिस हाथ से उसने गिरने से बचने के लिए इस्तेमाल किया था, वह एक विचित्र कोण पर मुड़ गया था। समर्थन करो, उसने दोहराया। अपने अच्छे हाथ से अपनी बेल्ट को टटोलते हुए उसने एक तलवार निकाली और उसे टायरियन के पैरों पर फेंक दिया। मैं समर्पण करता हूं मेरे स्वामी। चकित बौना घुटनों के बल बैठा और ब्लेड उठाया। जब उसने अपना हाथ हिलाया तो उसकी कोहनी में दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई उससे आगे निकल गई है। मैदान के उसके हिस्से में बड़ी संख्या में लाशों को छोड़कर कोई नहीं बचा था। कौवे पहले से ही चक्कर लगा रहे थे और भोजन के लिए उतर रहे थे। उसने देखा कि सर केवन ने अपने केंद्र को आगे बढ़ाया था। उसके विशाल भालेबाजों ने उत्तरी लोगों को पहाड़ियों की ओर पीछे धकेल दिया था। वे ढलानों पर संघर्ष कर रहे थे, भाले ढालों की एक और दीवार के खिलाफ जोर लगा रहे थे। ये अंडाकार और लोहे के स्टड से मजबूत थे। जैसे ही उसने देखा, हवा फिर से तीरों से भर गई और ओक की दीवार के पीछे के लोग जानलेवा आग के नीचे ढह गए। मुझे लगता है कि तुम हार रहे हो सर, उसने घोड़े के नीचे बैठे योद्धा से कहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पीछे से आ रही खुरों की आवाज ने उसे चक्कर में डाल दिया। हालांकि वह अपनी कोहनी में दर्द के कारण मुश्किल से तलवार उठा पा रहा था। ब्रॉन ने लगाम खींची और उसे नीचे देखा। तुम बहुत कम उपयोगी साबित हुए, टायरियन ने उससे कहा। ऐसा लगता है कि तुमने अपने दम पर काफी अच्छा किया, ब्रॉन ने जवाब दिया। लेकिन तुमने अपने हेलमेट से स्पाइक खो दिया है। टायरियन ने ग्रेट हेल्म के शीर्ष को टटोला। स्पाइक पूरी तरह से टूट गया था। मैंने इसे नहीं खोया है, मुझे पता है कि यह कहां है। क्या तुम मेरा घोड़ा देख रहे हो? जब तक वे इसे पा लेते, तुरही फिर से बच चुकी थी और लॉर्ड टाइवन का रिजर्व नदी के किनारे से बहता हुआ आया। टायरियन ने अपने पिता को उड़ते हुए देखा। लैनिस्टर का लाल और सुनहरा झंडा उसके सिर के ऊपर लहरा रहा था जब वह मैदान में गरज रहा था। 500 शूरवीरों ने उसे घेर लिया। सूरज की रोशनी उनके भालों की नोकों से चमक रही थी। स्टार्क की बची हुई पंक्तियां उनके हमले के हथौड़े के नीचे कांच की तरह बिखर गईं। अपनी कोहनी के सूजे होने और कवच के अंदर धड़कते हुए टायरियन ने नरसंहार में शामिल होने का कोई प्रयास नहीं किया। वह और ब्रॉन अपने आदमियों की तलाश में निकल पड़े। उसने कई लोगों को मृतकों में पाया। उमर का बेटा उल्फ जमते हुए खून के एक तालाब में पड़ा था। उसकी कोहनी पर हाथ नहीं था। उसके 1 दर्जन मून ब्रदर्स उसके चारों ओर फैले हुए थे। शग्गा एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, तीरों से छलनी, कौन का सिर उसकी गोद में। टायरियन ने सोचा कि वे दोनों मर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वह उतरा, शग्गा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, उन्होंने कोराट के बेटे कौन को मार दिया है। हैंडसम कौन के सीने पर लाल दाग के अलावा कोई निशान नहीं था, जहां भाले के वार ने उसे मार दिया था। जब ब्रॉन ने शग्गा को अपने पैरों पर खड़ा किया, तो बड़े आदमी ने पहली बार तीरों को देखा। उसने उन्हें एक एक करके बाहर निकाला
अपने कवच और चमड़े की परतों में उनके द्वारा किए गए छेदों को कोसते हुए और उन कुछ पर एक बच्चे की तरह चिल्लाया जो उसके मांस में दब गए थे। जब वे शग्गा से तीर निकाल रहे थे, चेक की बेटी चेला सवार होकर आई टायरियन लैनिस्टर के पीछे युद्ध करने गए 300 कबीले के लोगों में से शायद आधे बच गए थे। उसने जीवित लोगों को मृतकों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया, ब्रॉन को अपने बंदी शूरवीर की देखभाल करने के लिए भेज दिया और अपने पिता की तलाश में अकेले निकल पड़ा। लॉर्ड टाइविन नदी के किनारे बैठे थे, एक रत्न जड़ित प्याले से शराब पी रहे थे, जबकि उनके अनुचर ने उनके सीने की पट्टियों को खोला। एक बढ़िया जीत, सर केवन ने टायरियन को देखकर कहा। आपके जंगली लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी। उसके पिता की आंखें उस पर थीं, हल्के हरे रंग के सोने के धब्बे, इतने ठंडे कि उन्होंने टायरियन को ठंडक पहुंचाई। क्या इससे आपको आश्चर्य हुआ पिताजी? उसने पूछा। क्या इससे आपकी योजनाएं बिगड़ गईं? हमें तो मार दिया जाना चाहिए था, है ना? लॉर्ड टाइविन ने अपना प्याला खाली कर दिया। उनका चेहरा भावहीन था। मैंने सबसे कम अनुशासित लोगों को बाईं ओर रखा। हाँ, मुझे अनुमान था कि वे टूट जाएंगे। रॉब स्टार्क एक हरा लड़का है, बुद्धिमान से ज्यादा बहादुर होने जैसा है। मुझे उम्मीद थी कि अगर उसने हमारे बाएं हिस्से को गिरते हुए देखा तो वह खाई में कूद सकता है और भागने के लिए उत्सुक हो सकता है। एक बार जब वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाता है तो सर केवन की भाले उसे घेर लेते हैं और उसे नदी में धकेल देते हैं, जबकि मैं रिजर्व को ऊपर लाता हूं। और आपने मुझे इस नरसंहार के बीच में रखना सबसे अच्छा समझा, फिर भी मुझे अपनी योजनाओं से अनजान रखा। एक दिखावटी हार कम विश्वसनीय होती है, उसके पिता ने कहा, और मैं अपनी योजनाओं पर ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं जो भाड़े के सैनिकों और बर्बर लोगों के साथ रहता है। दुर्भाग्य से मेरे बर्बर लोगों ने तुम्हारा नृत्य बर्बाद कर दिया। टायरियन ने अपना स्टील का गॉन्टलेट उतार दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसकी बांह में दर्द होने लगा। स्टार्क लड़का अपनी 1 साल की उम्र में मेरी अपेक्षा से अधिक सतर्क साबित हुआ, लॉर्ड टाइविन ने स्वीकार किया। लेकिन जीत तो जीत ही होती है। तुम घायल लग रहे हो। टायरियन का दाहिना हाथ खून से लथपथ था। अच्छा हुआ कि तुमने ध्यान दिया पिताजी, उसने दांत पीसते हुए कहा। क्या मैं आपको अपने मास्टर्स को बुलाने के लिए परेशान कर सकता हूं? जब तक कि आप अपने बेटे के लिए एक हाथ वाले बौने की कल्पना को पसंद न करें। लॉर्ड टाइविन की एक जोरदार आवाज ने उसके पिता का सिर घुमा दिया, इससे पहले कि वह जवाब दे पाता। टाइविन लैनिस्टर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जबकि सर एडम मारब्रैंड अपने घोड़े से नीचे कूद गया। घोड़े के मुंह से साबुन निकल रहा था और खून बह रहा था। सर एडम एक घुटने पर गिर गया। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके काले तांबे के बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे, चमकदार कांस्य स्टील से बख्तरबंद और उसके घर के ज्वलंत पेड़ की छाती पर काले रंग से उकेरी गई थी। मेरे स्वामी, हमने उनके कुछ कमांडरों को पकड़ लिया है। लॉर्ड सेरविन, सर वाइलिस मैंडरली, हैरियन कारस्टार्क, जारफ्रे। लॉर्ड हॉर्नवुड मर चुका है और मुझे डर है कि रूस बोल्टन हमसे बच निकला है। और लड़का? लॉर्ड टाइविन ने पूछा। सर एडम हिचकिचाया। स्टार्क लड़का उनके साथ नहीं था मेरे प्रभु। वे कहते हैं कि वह अपने घोड़े के बड़े हिस्से के साथ ट्विंस को पार कर गया, रिवररन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक हरा लड़का टायरियन को याद आया, बुद्धिमान से ज्यादा बहादुर था। अगर उसे इतना चोट न लगी होती तो वह हंसता। टी कैटलिन पेड़ों के नीचे युद्ध के घोड़े धीरे धीरे हिनहिना रहे थे और नम पत्तेदार जमीन पर अपने पंजे मार रहे थे, जबकि पुरुष धीमी आवाज में घबराए हुए मजाक कर रहे थे। कभी कभी उसे भालों की खनक, चेन मेल की हल्की धातु की फिसलन सुनाई देती थी, लेकिन वे आवाजें भी दबी हुई थीं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरी महिला, हॉलिस मोलिन ने कहा। उसने आने वाली लड़ाई में उसकी रक्षा करने का सम्मान मांगा था। विंटरफेल के गार्ड के कप्तान के रूप में यह उसका अधिकार था और रॉब ने उसे मना नहीं किया था। उसके आसपास 30 आदमी थे जो उसे सुरक्षित रखने और अगर लड़ाई उनके खिलाफ हुई तो उसे विंटरफेल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। रॉब को 50 चाहिए थे। कैटलिन ने जोर दिया था कि 10 पर्याप्त होंगे। उसे लड़ाई के लिए हर तलवार की जरूरत हुई सीमंती होगी। उन्होंने 30 पर अपनी सहमति जताई। दोनों में से कोई भी इससे खुश नहीं था। जब यह आएगा तब आएगा, कैटलिन ने उससे कहा।
जब ये आएगा तो उसे पता था कि इसका मतलब मौत होगी। शायद हैल की मौत, या उसकी या रॉब की। कोई भी सुरक्षित नहीं था, कोई भी जीवन निश्चित नहीं था। कैटलिन को इंतजार करने, जंगल में फुसफुसाहट सुनने और नाले के धीमे संगीत को सुनने, अपने बालों में गर्म हवा को महसूस करने में मजा आता था। आखिरकार वह इंतजार करने में कोई अजनबी नहीं थी। उसके आदमियों ने हमेशा उसे इंतजार करवाया था। मेरे लिए देखो छोटी बिल्ली, उसके पिता हमेशा उससे कहते थे जब वह अदालत या मेले या युद्ध के लिए जाते थे, और वह रिवररन की लड़ाई के मैदान पर धैर्यपूर्वक खड़ी रहती थी जब रेड फोर्क और टम्बलस्टोन का पानी बहता था। वह हमेशा उस समय नहीं आता था जब वह कहता था, और कई बार ऐसे दिन बीत जाते थे जब कैटलिन अपनी निगरानी में खड़ी रहती थी, क्रेनेल और तीर के छोरों के बीच से झांकती थी, जब तक कि उसे लॉर्ड होस्टर की एक झलक नहीं मिल जाती थी, जो अपने पुराने भूरे रंग के घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे लैंडिंग की ओर बढ़ रहा था। क्या तुमने मेरा इंतजार किया? जब वह उसे गले लगाने के लिए झुका तो उसने पूछा, क्या तुमने किया छोटी बिल्ली? ब्रैंडन स्टार्क ने भी उसे इंतजार करने के लिए कहा था। मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा मेरी महिला, उसने कसम खाई थी। मेरे लौटने पर हम शादी कर लेंगे। फिर भी जब आखिरकार वह दिन आया तो उसका भाई एडार्ड ही था जो उसके बगल में खड़ा था। नेड अपनी नई दुल्हन के साथ मुश्किल से पखवाड़े भर ही रहा था कि वह भी अपने होठों पर वादे लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। कम से कम उसने उसे शब्दों से ज्यादा कुछ तो दिया था। उसने उसे एक बेटा दिया था। 9 चांद चढ़े और घटे और रॉब का जन्म रिवररन में हुआ था, जबकि उसके पिता अभी भी दक्षिण में युद्ध कर रहे थे। उसने उसे खून और दर्द में जन्म दिया था, यह नहीं जानते हुए कि नेड उसे कभी देख पाएगा या नहीं। उसका बेटा, वह बहुत छोटा था, और अब वह रॉब के लिए इंतजार कर रही थी। रॉब के लिए और जैमे लैनिस्टर के लिए, सोने का पानी चढ़ा हुआ शूरवीर, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसने कभी इंतजार करना ही नहीं सीखा। किंग्सलेयर बेचैन है और जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसके चाचा ब्रायंडन ने रॉब से कहा था, और उसने जो कहा था उसकी सच्चाई पर उनकी जिंदगी और जीत की उनकी सबसे अच्छी उम्मीद को दांव पर लगा दिया था। अगर रॉब डरा हुआ था तो उसने इसका कोई संकेत नहीं दिया। कैटलिन ने अपने बेटे को देखा जब वह पुरुषों के बीच घूम रहा था, एक के कंधे को छू रहा था, दूसरे के साथ मजाक कर रहा था, तीसरे को चिंतित घोड़े को शांत करने में मदद कर रहा था। जब वह चलता था तो उसका कवच धीरे से खनकता था, केवल उसका सिर नंगा था। कैटलिन ने हवा को उसके भूरे बालों को हिलाते हुए देखा, जो उसके अपने बालों की तरह ही था, और आश्चर्य करती थी कि उसका बेटा इतना बड़ा कब हो गया। 15 साल का और लगभग उसकी ही तरह लंबा। उसे और लंबा होने दो, उसने देवताओं से प्रार्थना की। उसे 16 और 20 और 50 का पता चले। उसे अपने पिता जितना लंबा होने दो और अपने बेटे को अपनी बाहों में पकड़ो। कृपया कृपया कृपया। जब वह उसे देख रही थी, नई दाढ़ी वाला यह लंबा युवक और उसके पीछे घूमता हुआ डायर वुल्फ, वह केवल उस बच्चे को देख सकती थी जिसे उन्होंने बहुत पहले रिवररन में उसके सीने से लगाया था। रात गर्म थी, लेकिन रिवररन के बारे में सोचना ही उसे कांपने के लिए पर्याप्त था। वे कहां हैं? उसने सोचा। क्या उसके चाचा गलत हो सकते हैं? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उसने उन्हें क्या बताया था। रॉब ने ब्लैकफिश को 300 चुने हुए आदमी दिए थे और उन्हें अपने मार्च को छिपाने के लिए आगे भेज दिया था। जेमी को नहीं पता, सर ब्रायंडन ने वापस आते समय कहा। मैं वह नहीं जानता। उसकी सेना कितनी बड़ी है? उसके बेटे ने पूछा। 12,000 फीट, 3 अलग अलग शिविरों में महल के चारों ओर बिखरे हुए, बीच में नदियां। उसके चाचा ने उस कर्कश मुस्कान के साथ कहा जिसे वह बहुत अच्छी तरह से याद करती थी। रिवररन को घेरने का कोई और तरीका नहीं है, फिर भी यह उनकी बर्बादी होगी। 2 या 3,000 घुड़सवार। किंग्सलेयर ने हमें 3 से 1 कर दिया है, गैलाबार्ड ग्लोवर ने कहा। बिल्कुल सच है, सर ब्रायंडन ने कहा। फिर भी एक चीज है जो सर जैमी में कमी है। हाँ, रॉब ने पूछा। धैर्य। जब वे ट्विंस को छोड़कर गए थे तब उनकी सेना पहले से ज्यादा बड़ी थी। लॉर्ड जेसन मैलिस्टर ने सीगार्ड से अपनी शक्ति को उनके साथ शामिल होने के लिए लाया था। जब वे ब्लू फॉर्क के हेडवाटर के चारों ओर बह गए और दक्षिण की ओर सरपट भाग गए और अन्य लोग भी आगे बढ़ गए थे,
हेज नाइट्स और छोटे लॉर्ड्स और मास्टरलेस मैन एट आर्म्स जो उत्तर की ओर भाग गए थे। जब उनके भाई एडम्यूर की सेना रिवरडन की दीवारों के नीचे बिखर गई थी, वे अपने घोड़ों को इतनी हिम्मत से चला रहे थे कि वे इस जगह तक पहुंच सकें इससे पहले कि जैमे लैनिस्टर को उनके आने की खबर मिलती। और अब समय आ गया था। कैटलिन ने अपने बेटे को घोड़े पर चढ़ते देखा। ऑलिवर फ्रे ने अपने घोड़े को उसके लिए थामा, जो लॉर्ड वॉल्डर का बेटा था, 2 साल का था। 2 साल उसने उसे खून और दर्द में जन्म दिया था, यह नहीं जानते हुए कि नेड उसे कभी देख पाएगा या नहीं। उसका बेटा, वह बहुत छोटा था और अब वह रॉब के लिए इंतजार कर रही थी। रॉब के लिए और जैमे लैनिस्टर के लिए सोने का पानी चढ़ा हुआ शूरवीर, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसने कभी इंतजार करना ही नहीं सीखा। किंग्सलेयर बेचैन है और जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसके चाचा ब्रायनडेन ने रॉब से कहा था। और उसने जो कहा था उसकी सच्चाई पर उनके जीवन और जीत की उनकी सबसे अच्छी उम्मीद को दांव पर लगा दिया था। अगर रॉब डरा हुआ था तो उसने इसका कोई संकेत नहीं दिया। कैटलिन ने अपने बेटे को देखा जब वह पुरुषों के बीच जा रहा था। एक के कंधे को छू रहा था, दूसरे के साथ मजाक कर रहा था, तीसरे को एक चिंतित घोड़े को शांत करने में मदद कर रहा रॉब से उम्र में बड़ा और उससे 10 साल छोटा और ज्यादा चिंतित। उसने रॉब की ढाल को जगह पर बांधा और अपना हेलमेट थमा दिया। जब उसने उसे उस चेहरे पर उतारा जिसे वह बहुत प्यार करती थी, एक लंबा नौजवान शूरवीर अपने भूरे घोड़े पर बैठा था जहां उसका बेटा था। पेड़ों के बीच अंधेरा था जहां चांद नहीं पहुंच सकता था। जब रॉब ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो वह उसके छज्जे के अंदर केवल कालापन देख सकी। मुझे लाइन में नीचे जाना होगा मां, उसने उससे कहा। पिताजी कहते हैं कि युद्ध से पहले तुम्हें आदमियों को तुम्हें देखने देना चाहिए। तो जाओ, उसने कहा। उन्हें तुम्हें देखने दो, यह उन्हें साहस देगा, रॉब ने कहा। और मुझे साहस कौन देगा? उसने सोचा। फिर भी उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी और उसके लिए खुद को मुस्कुराया। रॉब ने बड़े भूरे घोड़े को मोड़ा और उसे धीरे धीरे उससे दूर ले गया। ग्रे विंड उसके कदमों का पीछा कर रही थी। उनके कई बेटों ने यंग वुल्फ के साथ सवारी करने के सम्मान के लिए शोर मचाया था, जैसा कि उन्होंने उसे पुकारना शुरू कर दिया था। टोरेन कारस्टार्क और उनके भाई एडार्ड उनके 30 लोगों में से थे, और पैट्रिक मैलिस्टर, स्मॉलजोन अम्बर, डेरन हॉर्नवुड, थियोन ग्रेजॉय, वॉल्डर फ्रे के विशाल परिवार के कम से कम 5 लोग, साथ ही सर वेंडेल मैंडली और रॉबिन फ्लिंट जैसे बड़े लोग। उनके साथियों में से एक महिला भी थी, डेसी मॉरमोंट, लेडी मेघे की सबसे बड़ी बेटी और बियर आइलैंड की वारिस, एक दुबली पतली 6 फुट की लड़की जिसे उस उम्र में मॉर्निंग स्टार दिया गया था जब ज्यादातर लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। कुछ अन्य लॉर्ड्स ने इस बारे में बड़बड़ाया, लेकिन कैटलिन ने उनकी शिकायतों को नहीं सुना। यह आपके घरों के सम्मान के बारे में नहीं है, उसने उनसे कहा। यह मेरे बेटे को जीवित और संपूर्ण रखने के बारे में है। और अगर बात उस तक पहुंचती है तो उसने सोचा, क्या 30 पर्याप्त होंगे? क्या 6000 पर्याप्त होंगे? दूर से एक चिड़िया ने धीमी आवाज में आवाज दी, एक तेज आवाज जो कैटलिन की गर्दन पर बर्फीले हाथ की तरह महसूस हुई। एक और चिड़िया ने उत्तर दिया, एक तीसरे ने, एक चौथे ने। विंटरफेल में बिताए अपने वर्षों से वह उनकी आवाज को अच्छी तरह से जानती थी। बर्फीले चीते। कभी कभी आप उन्हें सर्दियों के गहरे मौसम में देखते थे जब गॉडवुड सफेद और शांत होता था। वे उत्तरी पक्षी थे। वे आ रहे हैं, कैटलिन ने सोचा। वे आ रहे हैं, मेरी महिला, हेलमोलेन ने फुसफुसाया। वह हमेशा स्पष्ट बात कहने वाले व्यक्ति थे। भगवान हमारे साथ रहें। उसने सिर हिलाया क्योंकि जंगल उनके चारों ओर शांत हो गया था। शांति में वह उन्हें सुन सकती थी, दूर से ही सही, लेकिन करीब आ रही थी। कई घोड़ों की आवाज, तलवारों और भालों और कवच की खड़खड़ाहट, मानव आवाजों की बड़बड़ाहट, यहां एक हंसी और वहां एक शाप, युगों से आते और जाते रहे। आवाजें तेज होती गईं। उसने और हंसी एक चिल्लाया हुआ आदेश सुना जब वे छोटी सी धारा को पार करते और फिर से पार करते थे। एक घोड़े ने सूंघ कर कहा,
एक आदमी ने कसम खाई और फिर आखिरकार उसने उसे देखा, सिर्फ एक पल के लिए पेड़ों की शाखाओं के बीच फंसा हुआ, जब वह घाटी के तल पर नीचे देख रही थी। फिर भी वह जानती थी कि यह वही है। दूर से भी सर जैमे लैनिस्टर को पहचाना नहीं जा सकता था। चांद की रोशनी ने उसके कवच को चांदी का रंग दिया था और उसके बालों को सुनहरा रंग दिया था और अपने लाल लबादे को काला कर लिया। उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वह वहां था और फिर चला गया। उसका चांदी का कवच एक बार फिर पेड़ों से छिप गया। उसके पीछे दूसरे लोग आए। उनके लंबे लंबे स्तंभ, शूरवीर और शपथ ली हुई तलवारें और फ्री राइडर्स, लैनिस्टर घोड़े के 3/4। वह एक तंबू में बैठने वाला आदमी नहीं है, जबकि उसके बढ़ई घेराबंदी के टॉवर बनाते हैं। सर ब्रेंडन ने वादा किया था। वह अपने शूरवीरों के साथ 3 बार पहले ही हमलावरों का पीछा करने या जिद्दी गढ़ पर हमला करने के लिए निकल चुका है। सिर हिलाते हुए, बाम स्योर से पास अन्या देते हुए, रॉब ने अपने चाचा द्वारा खींचे गए नक्शे का अध्ययन किया था। नेड ने उसे नक्शे पढ़ना सिखाया था। उस पर यहां धावा बोलो, उसने इशारा करते हुए कहा। कुछ 100 आदमी, इससे ज्यादा नहीं। टुली बैनर, जब वह तुम्हारे पीछे आएगा तो हम इंतजार करेंगे। उसकी उंगली बाईं ओर 1 इंच चली गई। यहां रात में सन्नाटा था, चांदनी और छाया। पैरों के नीचे सूखी पत्तियों का एक मोटा कालीन। घने जंगल की लकीरें धीरे धीरे धारा के तल तक झुक रही थीं। जमीन के नीचे जाने के साथ झाड़ियां पतली हो रही थीं। यहां उसका बेटा अपने घोड़े पर था। आखिरी बार उसकी ओर देख रहा था और सलामी में अपनी तलवार उठा रहा था। यहां मेघ मॉर्मोंट के युद्ध के सीन की पुकार थी। एक लंबी धीमी ध्वनि जो पूर्व से घाटी में लुढ़कती हुई आई, उन्हें यह बताने के लिए कि जैमी के आखिरी सवार जाल में प्रवेश कर चुके थे। और ग्रे विंड ने अपना सिर पीछे फेंका और चिल्लाया। यह ध्वनि कैटलिन स्टार्क के आर पार जाती हुई प्रतीत हुई और उसने खुद को कांपते हुए पाया। यह एक भयानक ध्वनि थी, एक डरावनी ध्वनि। फिर भी इसमें संगीत भी था। एक सेकंड के लिए उसे नीचे लैनिस्टर्स के लिए दया जैसा कुछ महसूस हुआ। तो पूर्व और पश्चिम में मालिस्टर और फ्रे की तुरही ने प्रतिशोध की आवाज निकाली। उत्तर में जहां घाटी संकरी हो गई थी और मुड़ी हुई कोहनी की तरह मुड़ी हुई थी, लॉर्ड कारस्टार्क के युद्ध के सींगों ने अंधेरे कोरस में अपनी गहरी शोकपूर्ण आवाजें जोड़ी। लोग चिल्ला रहे थे और घोड़े नीचे धारा में उछल रहे थे। फुसफुसाते हुए जंगल ने एक साथ अपनी सांस छोड़ी, जैसे कि रॉब ने पेड़ों की शाखाओं में छिपे हुए धनुर्धारियों ने अपने तीर छोड़े और रात में लोगों और घोड़ों की चीखें गूंज उठीं। उसके चारों ओर सवारों ने अपने भाले उठाए और मिट्टी और पत्ते जो क्रूर चमकीले बिंदुओं को दफन कर चुके थे दूर हो गए और तेज स्टील की चमक प्रकट हुई। विंटरफेल, उसने रॉब को चिल्लाते हुए सुना क्योंकि तीर फिर से चिल्ला रहे थे। वह अपने आदमियों को नीचे की ओर ले जाते हुए एक झटके में उससे दूर चला गया। कैटलिन अपने घोड़े पर बैठी थी। बिना हिले उसके चारों ओर हैल मोलेन और उसके गार्ड थे और वह पहले की तरह ही ब्रैंडन और नेड और अपने पिता का इंतजार कर रही थी। वह रिज पर बहुत ऊपर थी और पेड़ों ने उसके नीचे जो कुछ भी हो रहा था उसे छिपा दिया था। एक दिल की धड़कन, 2, 4 और अचानक ऐसा लगा जैसे वह और उसके रक्षक जंगल में अकेले थे। बाकी सब हरियाली में विलीन हो गए थे। फिर भी जब उसने घाटी के पार दूर रिज की ओर देखा तो उसने ग्रेडजोन के सवारों को पेड़ों के नीचे अंधेरे से निकलते देखा। वे एक लंबी कतार में थे, एक अंतहीन कतार। और जब वे जंगल से निकले तो एक पल के लिए, दिल की धड़कन के सबसे छोटे हिस्से के लिए, जब कैटलिन ने देखा कि उनके भालों की नोक पर चांदनी पड़ रही थी, मानो हजारों विलोविस्प चांदी की लौ में लिपटे हुए रिज से बाआस नीचे आ रहे हों। फिर उसने पलक झपकाई और वे केवल पुरुष थे जो मारने या मरने के लिए नीचे भाग रहे थे, ताता के। बाद में वह दावा नहीं कर सकती थी कि उसने युद्ध देखा था। फिर भी वह सुन सकती थी और घाटी गूंज से गूंज उठी। टूटे हुए भाले की दरार, तलवारों की टकराहट, लैनिस्टर और विंटरफेल और टुली, रिवररन और टुली की चीखें। जब उसने महसूस किया कि देखने के लिए और कुछ नहीं है तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुनने लगी।
उसके चारों ओर युद्ध जीवंत हो उठा पुरुष गालियां देते और दया की भीख मांगते, और उसे पाते या नहीं, और जीवित रहते या मर जाते। ऐसा लगता था कि पहाड़ियां ध्वनि के साथ अजीब चालें खेल रही थीं। एक बार उसने रॉब की आवाज सुनी, इतनी स्पष्ट जैसे वह उसके बगल में खड़ा था और पुकार रहा था, मेरे पास, मेरे पास। और उसने उसके भयंकर भेड़िए को गुर्राते और गुर्राते सुना। उन लंबे दांतों की चटकने की आवाज, मांस के फटने की आवाज, आदमी और घोड़े दोनों की भय और दर्द की चीखें सुनी। क्या वहां केवल एक ही भेड़िया था? निश्चित होना मुश्किल था। धीरे धीरे आवाजें कम होती गईं और बंद हो गईं। अंत में केवल भेड़िया ही रह गया। जैसे ही पूर्व में लाल भोर हुई, ग्रे विंड ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। रॉब एक अलग घोड़े पर उसके पास वापस आया। भेड़िए का सिर उसकी ढाल पर टुकड़ों में कटा हुआ था। कच्ची लकड़ी से पता चल रहा था कि ओक में कहां गहरे गड्ढे किए गए थे से, लेकिन रॉब खुद सुरक्षित लग रहा था। फिर भी जब वह करीब आया, कैटलिन ने देखा कि उसका मेल किया हुआ दस्ताना और सरकोट की आस्तीन खून से काली हो गई थी। तुम्हें चोट लगी है? उसने कहा। रॉब ने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां खोली और बंद की। नहीं, उसने कहा, यह टॉरेन का खून है शायद, या उसने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। पुरुषों की भीड़ ने उसे ढलान पर पीछा किया, गंदे और क्षतिग्रस्त और मुस्कुराते हुए। उनके सिर पर थियोन और ग्रेटजोन थे। उन दोनों के बीच उन्होंने सेर जैमे लैनिस्टर को घसीटा। उन्होंने उसे उसके घोड़े के सामने फेंक दिया। किंग्सलेयर, हेल ने अनावश्यक रूप से घोषणा की। लैनिस्टर ने अपना सिर उठाया। लेडी स्टार्क, उसने अपने घुटनों से कहा, मैं तुम्हें अपनी तलवार देने को तैयार हूं, लेकिन लगता है कि मैंने उसे खो दिया है। मुझे तुम्हारी तलवार नहीं चाहिए सर, उसने उससे कहा। मुझे मेरे पिता और मेरे भाई एडम्यूर को दे दो। मुझे मेरी बेटियां दे दो। मुझे मेरे प्रभुपति को दे दो। मुझे डर है कि मैंने उन्हें भी खो दिया है। दुख की बात है, कैटलिन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे मार दो रॉब, थियोन ग्रेजॉय ने आग्रह किया। उसका सिर काट दो। नहीं, उसके बेटे ने उत्तर दिया, अपने खूनी दस्ताने को उतारते हुए। वह मरे हुए से ज्यादा जिंदा रहने के काम आता है, और मेरे प्रभु पिता ने युद्ध के बाद कैदियों की हत्या को कभी भी उचित नहीं ठहराया। एक समझदार आदमी, जैमे लैनिस्टर ने कहा, और सम्माननीय। उसे ले जाओ और उसे बेड़ियों में डाल दो, कैटलिन ने कहा। जैसा मेरी महिला मां कहती है वैसा करो, रॉब ने आदेश दिया। और सुनिश्चित करें कि उसके चारों ओर एक मजबूत गार्ड हो। लॉर्ड कारस्टार्क उसका सिर भाले पर रखना चाहेंगे। वह यही चाहेंगे, ग्रेटजोन ने इशारा करते हुए सहमति जताई। लैनिस्टर को पट्टी बांधने और जंजीर से बांधने के लिए ले जाया गया। लॉर्ड कारस्टार्क उसे क्यों मरवाना चाहेंगे? कैटलिन ने पूछा। रॉब ने जंगल की ओर देखा, उसी चिंतित नजर से जो नेड को अक्सर आती थी। उसने उन्हें मार डाला। लॉर्ड कारस्टार्क के बेटे, गैलबार्ड ग्लोवर ने समझाया। वे दोनों, रॉब ने कहा। जब उसने देखा कि वह खो गया है, तो उसने अपने अनुचरों को इकट्ठा किया और लॉर्ड रॉब तक पहुंचने और उसे मार गिराने की उम्मीद में घाटी में अपना रास्ता बनाया, और लगभग कर भी दिया। उसने टॉरेन का हाथ हटाने और डेरेन हॉर्नवुड की खोपड़ी को खोलने के बाद एडार्ड कारस्टार्क की गर्दन में अपनी तलवार खो दी, रॉब ने कहा। हर समय वह मेरे लिए चिल्ला रहा था। अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होती तो मुझे लॉर्ड कारस्टार्क के स्थान पर शोक मनाना चाहिए, कैटलिन ने कहा। आपके लोगों ने वही किया जो उन्होंने करने की शपथ ली थी, रॉब। वे अपने स्वामी की रक्षा करते हुए मारे गए। उनके लिए शोक मनाओ, उनकी वीरता के लिए उन्हें सम्मान दो, लेकिन अभी नहीं। आपके पास शोक करने का समय नहीं है। मेरी महिला, इस राज्य ने आग के मैदान के बाद से ऐसी जीत नहीं देखी है। मैं कसम खाता हूं, हमारे हर एक शहीद के लिए लैनिस्टर्स ने 10 आदमी खो दिए हैं। हमने करीब 100 शूरवीरों को बंदी बना लिया है, और 1 दर्जन लॉर्ड बैनरमैन, लॉर्ड वेस्टरलिंग, लॉर्ड बैनफोर्ट, सर गर्थ ग्रीनफील्ड, लॉर्ड एस्ट्रेन, सर टाइटोस ब्रेक्स, मेलोर द डोर्निशमैन, और जैमी के अलावा 3 लैनिस्टर्स, लॉर्ड टाइवन के अपने भतीजे, उनकी बहन के 2 बेटे और उनके मृत भाई के 1 बेटे, और लॉर्ड टाइवन, कैटलिन ने बीच में टोका। क्या तुमने लॉर्ड टाइवन को ले लिया है, थियोन?
नहीं, ग्रेजॉय ने उत्तर दिया संक्षिप्त रूप से। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। रॉब ने अपना सिर उठाया और अपने बालों को अपनी आंखों से पीछे धकेला। मेरी मां सही कह रही है, हमारे पास अभी भी रिवररन है। टी डेनेरिस ने खाल ड्रोगो के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाया। उनके पंख भिनभिना रहे थे। सुनने की सीमा पर एक धीमी गड़गड़ाहट जिसने डैनी को भय से भर दिया। सूरज ऊंचा और निर्दयी था। कम पहाड़ियों की पथरीली चट्टानों से गर्मी की लहरें झिलमिला रही थीं। डैनी के सूजे हुए स्तनों के बीच पसीने की एक पतली उंगली धीरे धीरे टपक रही थी। केवल आवाजें, उनके घोड़ों के खुरों की स्थिर टाप, ड्रोगो के बालों में घंटियों की लयबद्ध झुनझुनी और उनके पीछे दूर से आती आवाजें थीं। डैनी ने मक्खियों को देखा। वे मधुमक्खियों जितनी बड़ी थीं, घिनौनी, बैंगनी, चमकती हुई। डोथराकी उन्हें ब्लड फ्लाइज कहते थे। वे दलदलों और स्थिर तालाबों में रहती थीं। आदमी और घोड़े दोनों से खून चूसती थीं और मरे हुए और मरते हुए जानवरों में अपने अंडे देती थीं। ड्रोगो उनसे नफरत करता था। जब भी कोई उसके पास आता, उसका हाथ एक हमलावर सांप की तरह तेजी से बाहर निकलता और उसे घेर लेता। उसने उसे कभी चूकते नहीं देखा था। वह मक्खी को अपनी बड़ी मुट्ठी में इतनी देर तक दबाए रखता कि उसकी उन्मत्त भिनभिनाहट सुन सके। फिर उसकी उंगलियां कस जाती और जब वह फिर से अपना हाथ खोलता तो मक्खी उसकी हथेली पर सिर्फ एक लाल धब्बा होती। अब एक मक्खी उसके घोड़े की पीठ पर रेंगती और घोड़े ने उसे दूर भगाने के लिए अपनी पूंछ को गुस्से से हिलाया। बाकी मक्खियां ड्रोगो के इर्द गिर्द मंडराती और करीब करीब। खाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसकी आंखें दूर की भूरी पहाड़ियों पर टिकी थी। लगाम उसके हाथों में ढीली थी। उसकी पेंट की हुई बनियान के नीचे अंजीर के पत्तों और जमी हुई नीली मिट्टी के प्लास्टर ने उसके सीने पर घाव को ढंक दिया था। जड़ी बूटी बनाने वाली महिला ने उसके लिए इसे बनाया था। मेरी मार्च डोर की पुलटिस खुजली और जलन पैदा कर रही थी और उसने 6 दिन पहले उसे फाड़ दिया था, उसे मागी के लिए कोसते हुए। मिट्टी का प्लास्टर ज्यादा सुखदायक था और जड़ी बूटी बनाने वाली महिला ने उसके लिए खसखस की शराब भी बनाई थी। वह पिछले 3 दिनों से इसे खूब पी रहा था। जब यह खसखस की शराब नहीं होती थी, यह किण्वित घोड़ी का दूध या काली मिर्च की बियर होती थी। फिर भी वह शायद ही अपने भोजन को छूता था और वह रात में कराहता और कराहता था। डैनी देख सकती थी कि उसका चेहरा कितना उदास हो गया था। रेगो उसके पेट में बेचैन था, एक घोड़े की तरह लात मार रहा था। फिर भी इससे भी ड्रोगो की दिलचस्पी नहीं जगी जैसी कि पहले थी। हर सुबह जब वह अपनी परेशान नींद से जागता था तो उसकी आंखों को उसके चेहरे पर दर्द की नई रेखाएं दिखाई देती थीं। और अब यह सन्नाटा, यह उसे डरा रहा था। जब से वे भोर में चढ़े थे, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। जब वह बोलती थी तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता था, केवल एक घुरघुराहट। और दोपहर के बाद से इतना भी नहीं। एक रक्त मक्खी खाल के कंधे की नंगी त्वचा पर बैठ गई। एक और चक्कर लगाते हुए उसकी गर्दन को छूती हुई उसके मुंह की ओर बढ़ी। खाल ड्रोगो घंटियां बजाते हुए काठी में झूम रहा था, जबकि उसका घोड़ा स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। डैनी ने अपनी एड़ी को अपनी चांदी की एड़ी में दबाया और करीब आ गई। मेरे स्वामी, उसने धीरे से कहा। ड्रोगो, मेरे सूरज और सितारे। ऐसा लग रहा था कि उसने सुना नहीं। खूनी मक्खी उसकी झुकी हुई मूंछों के नीचे से रेंगकर उसके गाल पर, उसकी नाक के पास की सिलवट में बैठ गई। डैनी ने हांफते हुए कहा, ड्रोगो। अनाड़ीपन से उसने हाथ बढ़ाकर उसकी बांह को छू लिया। खाल ड्रोगो काठी में लड़खड़ाया, धीरे धीरे झुका और अपने घोड़े से भारी होकर गिर पड़ा। मक्खियां एक पल के लिए तितर बितर हो गईं और फिर वापस उस पर बैठ गईं जहां वह लेटा था। नहीं, डैनी ने लगाम कसते हुए कहा। एक बार के लिए अपने पेट की परवाह किए बिना उसने अपनी चांदी की टोपी उतारी और उसके पास दौड़ी। उसके नीचे की घास भूरी और सूखी थी। ड्रोगो दर्द से चिल्लाया जब डैनी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी। उसकी सांस उसके गले में कठोरता से गूंज रही थी और वह उसे पहचाने बिना देख रहा था। मेरा घोड़ा, उसने हांफते हुए कहा। डैनी ने मक्खियों को अपनी छाती से झाड़ दिया, एक को वैसे ही कुचल दिया जैसे वह करता।
उसकी त्वचा उसकी उंगलियों के नीचे जल रही थी। खाल के खून सवार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसने हाग्गो को चिल्लाते हुए सुना जब वे सर पर दौड़ रहे थे। कोहलो अपने घोड़े से उछल पड़ा। मेरे खून का खून, उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। बाकी दो अपने घोड़ों पर ही रहे। नहीं, खाल ड्रोगो ने कराहते हुए कहा, डैनी की बाहों में संघर्ष करते हुए। सवारी करनी होगी, सवारी करो। नहीं, वह अपने घोड़े से गिर गया, हैगो ने नीचे देखते हुए कहा। उसका चौड़ा चेहरा भावहीन था, पर उसकी आवाज भारी थी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, डैनी ने उससे कहा। हमने आज काफी दूर तक सवारी की है, हम यहीं डेरा डालेंगे। यहां? हैगो ने उनके चारों ओर देखा। जमीन भूरी और सूखी थी, दुर्गम। यह कोई डेरा डालने की जगह है नहीं है। किसी महिला का हमें रुकने का आदेश देना ठीक नहीं है, कोथो ने कहा। यहां तक कि किसी खलीसी का भी नहीं। हम यहां डेरा डालेंगे, डैनी ने दोहराया। हागो, उनसे कहो कि खल ड्रोगो ने रुकने का आदेश दिया है। अगर कोई पूछे कि क्यों, तो उनसे कहो कि मेरा समय निकट है और मैं आगे नहीं जा सकता। कोहलो, दासों को ऊपर लाओ, उन्हें फौरन खल का तंबू लगाना होगा। कोथो, उसे उसकी छाती के साथ मेरे पास लाओ। कोथो ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें चकमक पत्थर की तरह सख्त थीं। मैगी, उसने थूका, यह मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे, डैनी ने कहा। या जब ड्रोगो जागेगा तो वह सुन लेगा कि तुमने मेरी स्मबी अवज्ञा क्यों की। क्रोधित, कोथो ने अपने घोड़े को घुमाया और गुस्से में सरपट भाग गया। लेकिन डैनी जानता था कि वह मेरी मांस डूर के साथ वापस आएगा, चाहे वह इसे कितना भी कम पसंद करे। दासों ने खाल ड्रोगो का तंबू काली चट्टान की एक दांतेदार चट्टान के नीचे खड़ा किया, जिसकी छाया दोपहर के सूरज की गर्मी से कुछ राहत दे रही थी। फिर भी रेत के नीचे दम घुट रहा था, क्योंकि इरी और डोरेह ने डैनी को ड्रोगो को अंदर ले जाने में मदद की थी। नहीं, उसने आम भाषा में बड़बड़ाया। नहीं नहीं, उसने बस इतना ही कहा। वह बस इतना ही कह सकता था। डोरेह ने अपनी पदक बेल्ट खोली और अपनी बनियान और लेगिंग उतार दी, जबकि झिकी उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर उसकी सवारी के सैंडल के फीते खोल रहा था। ईरी हवा आने के लिए टेंट के फ्लैप खुले छोड़ना चाहती थी, लेकिन डैनी ने मना कर दिया। वह किसी को भी ड्रोगो को इस तरह से प्रलाप और कमजोरी में नहीं देखना चाहती थी। जब उसके खास आए तो उसने उन्हें बाहर पहरे पर तैनात कर दिया। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने दो, उसने झोगो से कहा। किसी को भी नहीं। एरोह ने डर से ड्रोगो को देखा, जहां वह लेटा हुआ था। वह मर जाता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। डैनी ने उसे थप्पड़ मारा। खल मर नहीं सकता, वह उस घोड़े का पिता है जो दुनिया पर चढ़। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। लगता है उसके बाल कभी नहीं कटे। वह अभी भी अपने पिता द्वारा दी गई घंटियां पहनता है। खलीसी, झिकी ने कहा। वह अपने घोड़े से गिर गया। कांपते हुए उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। डैनी ने उनसे मुंह फेर लिया। वह अपने घोड़े से गिर गया। ऐसा ही था, उसने इसे देखा था, और रक्त सवारों ने भी, और निस्संदेह उसकी दासियों और उसके खास के लोगों ने भी, और कितने और। वे इसे गुप्त नहीं रख सकते थे, और डैनी जानती थी कि इसका क्या मतलब है। एक खाल जो सवारी नहीं कर सकता था, वह शासन नहीं कर सकता था, और ड्रोगो अपने घोड़े से गिर गया था। हमें उसे नहलाना चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। उसे खुद को निराश नहीं होने देना चाहिए। इरी, तुरंत टब ले आओ। डोरे, इरो,